गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम हमारी निशान में शामिल किताब मयारे अदब के 14वें सबक का खुलासा पढ़ने जा रहे हैं, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा 14वां सबक है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, जिसके खालिक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। सबक को पढ़ने से पहले आज हम इसके खालिक फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में, उनकी पैदाइश, विलादत, मुख्तसर सी उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली के रहने वाले थे और इनकी पैदाइश 1884 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इनकी वफ़ात 1947 ईस्वी हैदराबाद में हुई। ये उर्दू के सबसे पहले खाका निगार तस्लीम किए जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि खाका निगारी की जो नींव रखी गई वो इन्हीं के हाथों रखी गई। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक खाका ही है। इसमें इन्होंने नज़ीर अहमद के जो इनके उस्ताद थे, इन्होंने अपने उस्ताद का खाका लिखा है, उनकी हल्की सी तस्वीर, उनकी ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा वाक़या इसमें एक हमारे सामने पेश किया है। देखिए, इसमें इन्होंने एक मर्तबा का वाक़या बयान किया है, जिसमें ये लिखते हैं कि हम लोग मौलवी साहब से अरबी पढ़ रहे थे। देखिए, इन्होंने इसमें बयान किया है कि एक रोज़ मौलवी साहब एक अरबी का कसीदा पढ़ा रहे थे। एक शेर पढ़ा तो बहुत हंसे, किताब रख दी और हंसते हंसते लौट गए। यानी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। हमारी समझ में न आता था कि या इलाही ये क्या माजरा है, शेर में तो कोई हंसी की बात नहीं, फिर मौलवी साहब को क्या मर्ज उठा है। आखिर जब हंसने का ज़रा ज़ोर कम हुआ तो वजह दरियाफ्त की। मौलवी साहब फिर हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद संभल कर बोले, मियाँ बाज़ शेर किस्सा तलब होते हैं, ये शेर मेरी ज़िंदगी के किस्से का आगाज़ है। यानी अपनी ज़िंदगी के किस्से का आगाज़ करता है। अच्छा लो सुनाता हूँ, मगर पहले तमहीद सुन लो। भाई हम बहुत गरीब लोग थे, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा, तालीम का शौक़ था, इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे, उनसे पढ़ता और तवक्कल पर गुजारा करता, यानी मांग मूंग कर खाते थे। मौलवी साहब के 2-4 शागिर्द और भी थे, उन्हें भी पढ़ाते, मुझे भी पढ़ाते। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम ना था। थोड़े से दिनों में कलाम मजीद पढ़कर मैंने अदब पढ़ना शुरू किया। 4 बरस में मालूकात पढ़ने लगा। वो मेरी उम्र 12 साल की थी, मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना भी था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में ले घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमे की लुगदी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियों पर ही टरखाया। गर्ज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे, उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। उधर मैं
उधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, उधर उनकी लड़की ने टांग ली। देखिए, जब तक शेर दो शेर मसाला ना पिसवाती, ना घर से निकलने देती, ना रोटी का टुकड़ा देती, खुदा जाने कहाँ से मोहल्ले भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ गए थे। जहाँ मैंने हाथ रोका, उसने बट्टा उंगलियों पर मारा। बाखुदा जान सी निकल जाती थी। मैंने मौलवी साहब से कई दफ़ा शिकायत की, मगर उन्होंने टाल दिया। खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी। ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान पर ज़रूर जाना। बहरहाल उसी मारा ढाड़ी से रोज़ वहाँ जाना पड़ता और रोज़ यही मुसीबत झेलनी पड़ती। तुम समझे भी कि ये लड़की कौन थी? मियाँ, ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई। जब सोचता हूँ तो पिछला नक्शा आँखों के सामने फिर जाता है और बेइख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते थे और खूब हंसते थे। खुदा गरी के रहमत के करे, जैसी बचपन में शरीर थी वैसी ही जवानी में गरीब हो गई। उनके मरने के बाद हमारी तो ज़िंदगी का मज़ा जाता रहा। खैर, अब मेरी असल कहानी को लो। हाँ, तो फुर्सत के वक्त हम दिल्ली की गलियों के चक्कर लगाते, कभी कभी कश्मीरी दरवाजे की तरफ भी निकल जाते। एक रोज़ जो कश्मीरी दरवाजे के तरफ गया तो क्या देखता हूँ कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हजूम है। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी देखें। बरामदे में पहुंचा। कद छोटा था। लोगों की टांगों में से होता हुआ घुस घसाकर कमरे के दरवाजे तक पहुंच ही गया। देखा तो कमरे के बीच में मेज बिछी है। उसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक एक लड़का आता है, उससे सवाल करते हैं और सामने कागज़ पर कुछ लिखते जाते हैं। मेज़ के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज़ बैठा है। ये मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे। चपरासियों ने रास्ता साफ करना शुरू किया। जो लोग दरवाज़ा रोके खड़े थे वो किसी तरह पीछे हटते ही नहीं थे। चपरासी जबरदस्ती धकेल रहे थे। गर्ज इस धक्का पेल में मेरा कलिया हो गया। दरवाजे के सामने संगे मरमर का फर्श था। उस पर से मेरा पांव रपटा और मैं धम से गिरा। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब भी दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ बढ़े, मुझे उठाया। पूछते रहे कि कहीं चोट तो नहीं आई। उनकी शफकत आमेज़ बातें अब तक मेरे दिल पर नक्श हैं, छपी हुई हैं। बातों ही बातों में पूछा, मियाँ साहबजादे क्या पढ़ते हो? मैंने कहा मालूकात। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर पूछा। मैंने फिर वही जवाब दिया। मेरी उम्र पूछी। मैंने कहा मुझे क्या मालूम। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को जाने के सीधा मुझे मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब, ये लड़का कहता है मैं मालूकात पढ़ता हूँ, ज़रा देखिए तो सही सच कहता है या यूं ही बातें बनाता है। मुफ्ती साहब ने कहा, तो क्या पढ़ता है?
میں نے کہا معلومات۔ کہنے لگے کہاں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں۔ پھر کہا معلومات دوں، پڑھے گا؟ میں نے کہا لائیے۔ انہوں نے میز سے کتاب اٹھائی، میرے ہاتھ میں دی اور کہا یہاں سے پڑھ۔ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی وہ یہی شعر تھا۔ میں نے پڑھا، معنی بیان کیے۔ مفتی صاحب بہت چکرائے، پوچھنے لگے تجھ کو کون پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا مسجد کے مولوی صاحب۔ کہا مدرسے میں پڑھے گا؟ میں نے جواب دیا ضرور پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے قلم اٹھائی اور کاغذ پر چند سطریں لکھی اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا۔ کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، کل سے آپ اس کو کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے۔ اس کا وظیفہ بھی ہو گیا ہے۔ چپراسی تو یہ حکم دے چلتا بنا۔ مولوی صاحب نے مجھ کو بلایا، خط دکھایا، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے روز لے جا میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے میں سید احمد خان فارسی کی جماعت میں، منشی ذکاء اللہ حساب کی جماعت میں اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا۔ ایک تو شوق، دوسرے پڑھانے والے ہوشیار، تیسرے ایک مضمون اور وہ بھی ایسا جس کا مجھے بچپن سے شوق تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اپنے سب جماعت والوں کو دبا لیا۔ اب جب کبھی یہ شعر پڑھتا ہوں تو پہلا زمانہ یاد آ جاتا ہے اور میں بے اختیار ہنسنے لگتا ہوں۔ بے شک انہوں نے، فرحت اللہ بیگ نے، اس کہانی کے ذریعے نذیر احمد کی ایک ہلکی سی تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کا یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ کس طرح سے منظر میں آیا۔ تو شکریہ۔ کل ہم اچھی کتاب، ہمارا اگلا سبق ہے، اس پر چرچا کریں گے۔